आज हम लोगों को एक नया टॉपिक शुरू करना है, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडिया। आज पहली क्लास ही आज इसी पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो लोग ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन देखेंगे, हैं ऑनलाइन हो गया। प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहली बात तो हम ये समझने का आज प्रयास करेंगे, इंट्रोडक्शन एक लेंगे, इतिहास क्यों पढ़ते हैं हम, इतिहास को क्यों पढ़ना जरूरी है, इसे समझना होगा पहले। क्योंकि हिस्ट्री अभी तक जो हमने पढ़ी है उस अप्रोच से हमारा काम होगा नहीं। अप्रोच हमारा ये होता है कि इतिहास को हम किस तरह से देखें। पहले ठीक से बैठो, ऐसे हो गए। इतिहास का अप्रोच हमारा क्या हो और हम कैसे समझें कि इतिहास किन किन चीजों पर हमें अच्छी समझ देता है ना। पहला तो इतिहास से हम अगर देखते हैं तो समाज, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की संस्कृति, वहां का धर्म, वहां की राजनीति, सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। अगर हम इतिहास देखते हैं, इतिहास हमें एक समझ देता है कि हमने क्या किया, उसका क्या परिणाम आया, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम आएगा। इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, फैक्ट, केवल फैक्ट नहीं है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक तरह से आपके लिए एक, आप ये मान सकते हो कि चित्र है, एक पिक्चर है। जो कुछ आप करोगे उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो मूवी पीछे ही चल चुकी है। और आज आप किस तरीके से इतिहास को रखोगे, फिर वही चीज आके घूमेगी। जैसे एक मैं छोटी सी घटना से बताता हूं। आज केवल मैं इतिहास को लेकर आपको इंडिया में भी जाऊंगा, विश्व में भी जाऊंगा, और पूरे तरीके हिस्ट्री को लिंक करेंगे। विश्व युद्ध क्यों हुआ? इतिहास से अगर हम बात करें, विश्व युद्ध क्यों हुआ? पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ? क्यों? जब हम ये बात कहते हैं क्यों, तो उसके पीछे का आधार ये है कि जब धीरे धीरे पूरे यूरोप में एक राष्ट्र बनने की संकल्पना, एक नेशन बनने की संकल्पना आई। कैसे आई? तो हमें यूरोप के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। यूरोप का हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हिस्ट्री से ही आप युद्ध समझ पाओगे, नहीं तो आपको युद्ध ही नहीं समझ में आएगा। युद्ध क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आप युद्ध को उसी तरीके से देखते हो जैसा आपको प्रस्तुत किया जाता है। यूरोप में पुनर्जागरण आया। क्या है पुनर्जागरण? जिसको रेनेसा कहते हैं। लोगों का जीवन यूरोप में भी अंधकार वाला ही था, जैसे भारत में था। लोगों के ऊपर धर्म की जो बंदिशें थी, जंजीरें लगी हुई थी, धर्म हमें हर चीज के लिए जो विवश करता था। लेकिन यूरोप में उसी खराब धर्म के ऊपर बात उठी तो पुनर्जागरण शुरू हुआ 14वीं सेंचुरी में। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हुआ, और पुनर्जागरण ने लोगों को जागने की प्रेरणा दिया कि नहीं, हमको जागना होगा। और उसके बाद धीरे धीरे पुनर्जागरण से प्रबोधन आया। ध्यान समझना, मैं लिंक इसलिए कर रहा हूं कि आप मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इतिहास में कोई चीज अलग है ही नहीं, सब एक है। बस सुविधा के लिए हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो जब यूरोप में पुनर्जागरण आया, रेनेसा आया, तो उसने लोगों को नई सोच दिया। नई सोच के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक सोच आई, जिसको कहते हैं प्रबोधन, एनलाइटमेंट। क्या है एनलाइटमेंट?
वैज्ञानिकता को आधार बनाया गया, तर्कसंगत लॉजिकल अप्रोच रखा गया, और वो लॉजिकल अप्रोच हमारे जीवन को बेहतर करने का काम करेगा। क्या करेगा? बेहतर करने का प्रयास करेगा। और अगर लॉजिकल अप्रोच नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए यूरोप में धीरे धीरे राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्र कब बनेगा? जब आपकी सोच डेवलप होगी। आप देश कैसे बने? आपके ऊपर अंग्रेज आए, उन्होंने 200 साल आपके ऊपर शासन किया, तब आपको यह समझ में आया कि हम शोषण हो रहा है हमारा, तब आपने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर धीरे धीरे आप 1947 तक आए और फिर आपने आजादी पाई। आपको यह नहीं पता है कि आपका शोषण हो रहा है तो आप क्यों संघर्ष करेंगे? तो यूरोप में भी अगर आप देखोगे तो जो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है पुनर्जागरण से। प्रबोधन, फिर धर्म सुधार। धर्म सुधार क्यों? क्योंकि वहां पर बाइबिल के ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता था। बाइबिल पर जिसने भी बोला उसको जिंदा जला दिया गया यूरोप में। फिर धीरे धीरे वहां से चीजें आगे बढ़ी, फिर एक नेशन बिल्ड हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, धीरे धीरे जर्मनी, सारे राष्ट्र बने। राष्ट्र बनने तक तो ठीक है, लेकिन जब एक राष्ट्र ये कहे कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, आई एम सुप्रीम, तो दूसरे राष्ट्र के लिए खतरा हो जाता है। इसीलिए पहले विश्व युद्ध में अति राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम, किसी चीज की स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए। हम जिएंगे लेकिन तुम नहीं जियोगे, इसीलिए पहला विश्व युद्ध हुआ। राष्ट्रों के बीच में यह लगा कि हम सबसे आगे बढ़ेंगे, हम सबसे आगे जाएंगे, हमारा ही सबसे ज्यादा जो विकास होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे यूरोप में एक महाशक्ति निकल के आई, ब्रिटेन। ब्रिटेन के लोग अलग थे यूरोप में। यूरोप में बहुत सारे देश थे, लेकिन ब्रिटेन क्यों महान बना, समझना यह पड़ेगा। जिसे अपने देश से प्रेम होगा वही देश महान बनेगा। हमेशा आप देखेंगे कि भारतीयों से कहा जाता है कि आपका बड़ा लंबा इतिहास रहा है, आपने बड़ा संघर्ष किया है, तब आपका हिस्ट्री बनी है। आपकी हिस्ट्री आपके संघर्ष को दिखाती है। जब तक आप दुनिया में, आपके अंदर अलगाव था, आप अलग अलग थे, आपके ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा, आपके ऊपर मुगलों का शासन रहा, आपके ऊपर जो दिल्ली सल्तनत का शासन रहा, आपके ऊपर हमेशा दूसरों ने रूल किया। जिस दिन आप एक हुए उस दिन आपका शासन आपके हाथ में आया। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ के हम ये समझते हैं कि हमें अपने आप को एक करके रखना है, भले ही हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा सोचना कुछ भी अलग हो। इसलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं। और हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे हिस्ट्री नहीं पढ़ते। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि इतिहास में अगर हम देखें तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है, फिर आजादी के बाद, आजादी के बाद भारत, और विश्व इतिहास। इतने सेगमेंट हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम यहीं पे देख लें तो कला संस्कृति भी अलग से हमें मेंस के लिए, प्री के लिए यहां पर ये भी चीज। हिस्ट्री के इतने हिस्से हैं, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल में जब से ये पूरी दुनिया बनी, और अगर आप देखें तो पूर्व मध्यकाल लगभग 750, मतलब प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो प्रारंभ से 750 ईस्वी तक ये समय है। इस फ्रेम को हमको पढ़ना है।
प्रारंभ से 750 ईस्वी तक का जो समय है, ये 750 का मतलब ये है, इस काल में एक विशेष प्रवृत्ति दिखाई देती है, एक नेचर दिखाई देता है। क्या? जिसे कहते हैं राजपूत काल, राजपूत काल या पूर्व मध्य काल। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल के बाद धीरे धीरे भारत में समय बदलता है, तो 750 से लेकर 1192 ये पूर्व मध्यकाल का समय, ये तो हो गया प्राचीन काल तक 750, जो प्राचीन काल का समय हो गया। फिर 750 से लेकर 1192 ये मध्यकाल का समय है, जहां पर आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1192 में, जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई। तराइन का सेकंड वॉर हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी जीता पृथ्वीराज चौहान से 1192 में। और उसके बाद भारत में एक नया इस्लामिक कल्चर आया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो आप देखते हो 1200 के बाद, 1200 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत आपको दिखाई देगी। दिल्ली सल्तनत। और जो 1526 से अगर आप देखोगे तो 1526 में बाबर ने अटैक किया भारत में, पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, और यहां इब्राहिम लोधी हारा था बाबर से। उसके बाद भारत में मुगल आ गए, मुगल राजवंश। और मुगल राजवंश 1526 से लगातार 1707 तक स्ट्रांग बना रहा, 1707। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हुई, यहीं से मुगलों का डिक्लाइन शुरू हो गया। और आप देखेंगे कि 1707 से ही 50 साल के अंदर ही, 50 वर्ष के अंदर ही आप देखेंगे 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी की विजय कर लिया, बैटल ऑफ प्लासी। 50 साल में ही अंग्रेज भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में आ गए। मुगल कमजोर, अंग्रेज बढ़ गए। ये एक पूरा सीक्वेंस है हिस्ट्री का। अब लोग अलग अलग भले पढ़ लें, उससे कोई मतलब नहीं हमें, पूरी सीक्वेंसिंग है। और सीक्वेंसिंग के तहत जो पढ़ेगा, कोई उससे प्रश्न पूछ ले आप मेंस का, प्री का, वो क्वेश्चन कर देगा, समझ से, अंडरस्टैंडिंग से कर देगा। तो यहां आप देखते हो कि 1526 से 1707 और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जहां अंग्रेज जीते। और 57 के बाद 1764 में बक्सर का वार हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, जहां अंग्रेज पूरी तरह से भारत में धीरे धीरे बढ़ने लग गए। और यहीं से इतिहासकार एक हुए हैं जदुनाथ सरकार। उन्होंने कहा कि भारत में आधुनिक मूल्यों की, आधुनिकता की शुरुआत हो गई। अंग्रेज आए अपने साथ, तो क्या लेकर आए? अपने यहां का प्रशासन लेकर आए। भारत में लोग एक थे ही नहीं कभी। जो भारत का मैप आप देख रहे हो, उत्तर से लेकर जो 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 दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक लोगों में इतना भेदभाव था, लोगों में इतना अलगाव था कि अंग्रेज जब आए तो सबसे पहले उनको एक एकीकरण करना पड़ा, एक यूनिफिकेशन करना पड़ा, तब वो भारत में अपनी व्यवस्था को संचालित कर सकते थे। क्या समझ में आई बात? ये तरीका। तो हम इस अप्रोच को लेकर पढ़ेंगे कि सब चीजें सबसे जुड़ी हुई हैं आपस में। हमारा तरीका भी यही होगा। अगर आप इतिहास क्यों पढ़ें, इस प्रश्न का जवाब अगर आपको जो देखना हो, तो इसका जवाब यह है कि अतीत का अध्ययन जब भी हम करते हैं, अपने अतीत का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा ये देश, हमारा ये समाज कैसे डेवलप हुआ है, कैसे विकसित हुआ है, किस प्रकार हमने आदि मानव के जीवन से आज आधुनिक मानव के जीवन में हम आए। इतिहास हमको क्या दिखाता है कि हम कभी आदि मानव भी थे, हम कभी जंगलों में रहते थे, हमने अपनी सोच को लगातार बदला और आज हम उसी सोच के बदलने के कारण आज हम इस तरह के मानव बन के खड़े हैं।
तो इतिहास हमारे बर्बर से सभ्य होने की कहानी है कि आप पहले पशुओं के ही समान थे। कैसे थे? जैसे पशु थे वैसे ही हम भी थे। हमारे जीवन में उनके जीवन में कोई अंतर नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को अलग किया पशुओं से कि हम पशु नहीं हैं, हम इंसान हैं। और क्या बताते हैं? हमारे जीवन को, हम अपने इस जीवन में कहाँ हैं, हमें क्या करना है, वो मानदंड भी इतिहास ही दिखाता है कि वो मानदंड क्या होना चाहिए, वो चीजें क्या है, वो मानदंड क्या होना चाहिए, वो भी इतिहास ही बनाता है। अगर इतिहास नहीं होगा तो मानदंड भी नहीं होगा। आज आपको यहां से यहां पहुंचना है, अगर कोई मानदंड ही नहीं होगा तो आप यहां क्यों जाओगे? मतलब इतिहास एक तरीके का स्केल भी है कि आपको जहां पहुंचना है, इतिहास उस पहुंचने की यात्रा है, उस पहुंचने का एक दृष्टिकोण है। क्या है कि आपने अभी तक कितनी प्रगति किया, कहां कहां आपने विनाश देखा, कहां कहां आपने अच्छाई देखी। तो हमें समझने का, अच्छाई और जो बुराई है उसको समझने का मानदंड भी इतिहास है। इतिहास इसलिए भी हमें देखना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो यह है कि अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो, यहां से आगरा आपको जाना है या कानपुर जाना है, मान लो आगरा कानपुर कहीं जा रहे हो, तो जब आप जाते हो तो रास्ते में आपको कुछ जो बोर्ड दिखते हैं जिस पे लिखा होता है कि आगरा 118 किलोमीटर। तो इतिहास वो माइलस्टोन भी है जिस पे अगर आप ये देखें कि आपको क्या दिखाई देगा कि यहां से इतिहास आपको हर जगह की यात्रा दिखाता है। अगर हमारे रास्ते से ये पत्थर हटा दिए जाएं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कहां जा रहे हो, कितनी दूरी कम हुई आपकी। ऐसे इतिहास है। इतिहास आपको जो समझ देता है, किस तरह की समझ? एक तो कंटिन्यूटी की समझ। दो चीज इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है निरंतरता और दूसरा होता है परिवर्तन। अगर आप दो बातों को समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो, तो आप इतिहास को समझोगे, इतिहास को जानोगे। कंटिन्यूटी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में भी महिलाएं सिंदूर का प्रयोग करती थी, सौंदर्य के लिए अपने बालों को वैसे ही जो संवारती थी, आज भी महिलाएं वही कर रही हैं। ये क्या है? कंटिन्यूटी हिस्ट्री। चाहुंदड़ो में, हड़प्पा में अगर आप देखेंगे तो चाहुंदड़ो एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, आज भी है। ये क्या है? कंटिन्यूटी हमारे समाज की। मातृ देवी की पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन में होती थी, देवी की पूजा आज भी होती है। शिव की पूजा होती थी, आज भी होती है। यह है कंटिन्यूटी जो आज तक हम लेकर चल रहे हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति को बड़ा ही रिच माना जाता है। फिर क्या है? जो परिवर्तन। इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके बाद वैदिक कल्चर आ गया। वो एक नगरी सभ्यता थी, वैदिक समाज एक जो ग्रामीण समाज था। ये परिवर्तन है। फिर क्या हुआ? धीरे 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 स्टेट बने। स्टेट में से भी बड़े स्टेट बने जिनको महाजनपद कहा गया। 16 महाजनपदों की चर्चा होती है जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो। 16 महाजनपदों में से भी एक बड़ा महाजनपद निकल गया जिसको मगध कहा जाता है, मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में भी मौर्य आए, मौर्यों में भी अशोक आया। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जितनी बातें हैं ये क्यों कंटिन्यूटी के साथ। मौर्यों का जो समय था वो एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का समय था, सारी शक्ति अशोक में केंद्रित थी। लेकिन जब मौर्यों का डिक्लाइन हुआ तो जो गुप्तों का काल है वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ये परिवर्तन है। तो इतिहास निरंतरता और परिवर्तन की कहानी है। इतनी बातें बताने का मतलब ये था कि ये समझ पाओ कि इतिहास क्या है। और इतिहास
हमें यह बताता है कि अभी हम कितनी दूरी जा चुके हैं, हमारी गाड़ी को अभी कितनी दूरी और तय करना है, ये इतिहास हमें बताता है। इतिहास वो मील का पत्थर है जो एक रूट पे लगा रहता है। रूट पे कितनी दूरी आपने तय किया और कितनी दूरी अभी आपको और तय करनी है, उस बात का संकेत इतिहास देता है। यह है इतिहास। अब इतिहास को समझने के लिए कई दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। एक है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण क्यों आया साम्राज्यवादी? क्या है यह दृष्टिकोण? साम्राज्यवादी दृष्टिकोण बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा कि आपको इससे समझ में आए कि साम्राज्यवाद क्या है। अंग्रेज जब भारत में आए तो अपने शासन को यहां पर स्थापित करने के लिए एक दृष्टिकोण लेकर आए। को स्थापित करने के लिए दृष्टिकोण लेकर आए। उस दृष्टिकोण का नाम रखा गया साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी मतलब कैसे साम्राज्य को यहां स्थापित करें, कैसे अंग्रेजों का शासन स्थापित किया जाए। यह दृष्टिकोण क्यों लाया गया, इसके पीछे का आधार क्या था, अब हमें यह समझना पड़ेगा। औपनिवेशिक हित। औपनिवेशिक हित का मतलब क्या है कि ब्रिटेन भारत में इसलिए आया था क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ मिल सके, और अंग्रेजों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारत में एक दृष्टिकोण लाया गया, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। इसके तहत कुछ बातें होंगी। क्या बातें होंगी? यह कहा जाएगा कि अंग्रेज दुनिया की सबसे महान जाति है। अंग्रेज जो लोग हैं दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं नस्ल के आधार पर। भारतीय सबसे निकृष्ट कोटि के लोग हैं, सबसे खराब हैं, जंगली हैं, बर्बर हैं, निम्न कोटि के हैं, ये सपेरों का देश है। अगर आपको किसी को छोटा करके दिखाना है तो आपको सबसे पहले यह दिखाना पड़ेगा कि तुम कुछ नहीं हो। पहले तुम्हारा मनोबल गिराना पड़ेगा। शासन करने के लिए पहला नियम यही है कि दूसरे को यह महसूस करा दो कि तुम मेरे अंतर्गत ही हो। तुम क्या हो? अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहा कि हम व्हाइट बर्डन थ्योरी से आए। क्यों आए हैं? व्हाइट बर्डन थ्योरी। क्या है व्हाइट बर्डन थ्योरी? हम गोरे लोग हैं, गोरे लोगों को बोझ हो रहा है कि दुनिया में कितनी असभ्यता फैली हुई है, कितने लोग अनसिविलाइज्ड हैं। हमें सपना आया रात में। सपना क्या आया? सपना आया कि ऐसा है, भारत चलो। भारत में लोग बहुत बर्बर हैं, पिछड़े हुए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें चल के सभ्य किया जाए। ऐसे ऐसे दृष्टिकोण अंग्रेजों ने रखे जिसको कहते हैं व्हाइट बर्डन थ्योरी, सफेद लोगों का भार, श्वेत व्यक्ति का भार। और इसके तहत उन्होंने भारतीयों को यह महसूस कराया कि तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हें मारते भी हैं तो इसीलिए कि तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जो कुछ भी ताड़ना दी जाती है वो इसलिए दी जा रही है कि तुम आगे बढ़ो। और भारतीय भोले थे, भारतीयों ने इस बात को माना। तो ये बात यहां रखे। इसीलिए एक दृष्टिकोण आया जिसको साम्राज्यवादी दृष्टिकोण कहते हैं। भारत में जो कुछ अच्छी चीजें हैं उसे अपना बता दिया गया। ध्यान समझना, भारत में अच्छी चीजों को अपना बता दिए अंग्रेज। कैसे? आर्यों का आगमन, अभी मैं आपको एंशिएंट में आ रहे हैं तो उसमें हम लोग आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। आर्यों का आगमन, उन्होंने कहा कि जो भारत में जो वैदिक सभ्यता डेवलप हुई वो आर्यों के आने से हुई। उन्हीं आर्यों ने ही भारत में सब कुछ डेवलप किया। और तुम लोग जानते हो कि वो आर्य हम ही हैं। आर्य जहां से आए थे हम लोग वही मूल लोग हैं, तुम्हारे भाई जो आए हैं यहां। तो आर्यों के आगमन का सिद्धांत यूरोप से दिया गया कि हम आए हैं, ये कोई अलग बात नहीं है। हम तो 1500 ईसा पूर्व में, जो 1500 जो बीसी में भी हम ही आए थे आर्य के रूप में, और हमने ही सारा कुछ डेवलप किया है। जो तुम्हारे पूर्वज हम ही हैं।
अब इस तरह का दृष्टिकोण दिया गया। अब इस दृष्टिकोण से भारतीयों के मन में भी कुछ बात आई यार, क्योंकि हमने इतिहास लिखा नहीं था अपना, हम कुछ करते नहीं थे, हमारा लिखने पे विश्वास नहीं था। अंग्रेज आए तो सबसे पहले आपका इतिहास लेखन शुरू हुआ, आपकी हिस्ट्री को लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्या उनका जो मन था इतिहास लिखने का कि वो बहुत अवेयर होना चाहते थे? वो आपको पढ़ के आपके ऊपर शासन करना चाहते थे। लॉर्ड मैकाले कहते हैं अगर किसी देश के लोगों को कई सौ वर्षों तक जो गुलाम बनाकर रखना है तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री मार दो, सबसे पहले उसके कल्चर को मार दो। कल्चर मर जाएगा तो वो आपके कल्चर को एडॉप्ट करेगा ही करेगा। तो भारत की संस्कृति, मैंने एक लेक्चर दिया था, मैंने बताया था भारत की संस्कृति दुनिया में सबसे रिच है। किसी की संस्कृति हमसे ऊपर है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं भारत का इसलिए कह रहा हूं, आप रिसर्च करके देखो ना, दुनिया में एक कोई हुआ है, एक ईसा, एक मूसा, एक संत। भारत में संतों की श्रृंखला है पूरी, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे हैं। तो भारत में संस्कृति बड़ी प्राचीन और बहुत कुछ है। लेकिन अब अंग्रेजों को शासन करना था तो अंग्रेज क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको यह बताया गया कि आपके यहाँ जो आपके पूर्वज थे वो हमारे यहाँ से ही आए थे, और समाज में जो उच्च लोग हैं, जैसे भारतीय समाज में जो हायर क्लास है, आपको पता है आप कौन हैं? आप हमारे ही हैं। तो अंग्रेजों ने हायर क्लास को अपने पास कर लिया और उनको अपने पक्ष में करते करते करते, इसीलिए भारत में वेस्टर्न एजुकेशन जब आई तो हायर क्लास के लोगों को ही दी गई। अंग्रेज जब आए तो भारत में एजुकेशन सिस्टम भी आया। क्यों आया? क्योंकि उनको ऐसे बाबुओं की जरूरत थी जो देखने में काले हों लेकिन अंदर से गोरे हों, अंदर से अंग्रेज हों, बाहर से देखने में भले भारतीय लगते हो। और ऐसे लोगों को शिक्षित किया जाए और ऐसे लोगों की फौज खड़ी की जाए जो हैट पहनते हो और जो सूट पहनते हो, जिन्हें मन हो अंग्रेज बनने का। ये है साइकोलॉजिकल गेम, मनोवैज्ञानिक गेम जो अंग्रेज भारत में खेलते थे। और इसके लिए एक सिद्धांत रखा गया, फिल्ट्रेशन का सिद्धांत। उन्होंने कहा हायर क्लास को शिक्षित कर दो, अगर वो कहीं आएगा जाएगा तो उसके मुंह से कुछ निकलेगा तो लोग भी शिक्षित हो जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन सिद्धांत, इसको कहते हैं छन छन के लोगों के पास शिक्षा पहुंचेगी। अंग्रेज बहुत होशियार थे। मैंने आपको बताया कि वो अपने झंडे से बहुत प्यार करते। जैक, उनके झंडे का नाम है जैक, आपके झंडे का नाम है तिरंगा। पहले मूवी भी आती थी तिरंगा, नहीं पहले की मूवी अगर आप देखो तो उसमें जो राज कपूर की थी, जो राजकुमार की तिरंगा, कि जो गंडा साहब अगर तुमने ये मेरी रुमाल छू दिया होता तो तुम अभी उड़ जाते। ये रुमाल नहीं है, सामान्य सी। तो कहने का मतलब ये है कि वहां के लोग अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में थे और बेहतर तरीके से सोचते थे। ये सोचना क्यों हुआ? जब तक आपको अपने देश से प्रेम नहीं होगा तब तक आप उस देश को कुछ दे नहीं सकते हो। आज यही प्रयास हो रहा है कि आप देश को समझो, देश आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ोगे। अभी तो आप ये सोचते हो कि मैं, जब आप देश के लिए चलोगे तो आप सबके बारे में सोचोगे। टू सर्व योर कंट्री, टू बी कंट्री मैन। आप लोगों को कुछ दोगे तब तो कुछ होगा। तो इतिहास में हमें आपको यह दिखाई देता है कि भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया जिसे साम्राज्यवादी दृष्टिकोण कहते हैं। इसके तहत आर्यों के आगमन को अपने से जोड़ के दिखाया गया। इसके तहत भारत के उच्च वर्ग को अपने से वो ये बताया गया कि उच्च वर्ग भी हमसे ही संबंधित है, और धीरे धीरे उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया गया। ठीक है, फिर यहां के लोगों की भावनाओं से खेला गया। अंग्रेज भावनाओं से बहुत खेलते थे। हिंदू मुसलमान कर दिया बाद में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई,
कांग्रेस जब तक अंग्रेजों के इशारे पर चलती रही तब तक तो सब ठीक था, लेकिन कांग्रेस ने धीरे धीरे जैसे ही भारतीय मुद्दों पे बोलना शुरू किया, अंग्रेजों के तो कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा ऐसा करो तुरंत कि हम एक नया संगठन बनाते हैं, मुस्लिम लीग, जो मुसलमानों की मांगों को रखेगा। तो कांग्रेस से मुसलमान अलग हो जाएंगे। और आगे चल के अगर आप देखेंगे कि जो मार्लियामेंटो सुधार था 1909 में जो आया था, उसमें यह कहा गया कि हम सांप के दांत बो रहे हैं, इसका विष बड़ा भयंकर होगा भारत में। भारत ने जो कुछ भी झेला है वो अंग्रेजों के कारण झेला है। आज भी मुसलमान तो हैं भारत में, क्या समस्या है? अगर नहीं पाकिस्तान बढ़ता तो कोई समस्या थी? नहीं होती। लेकिन मानसिकता का ऐसा स्तर कर दिया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना जी ने यह बोला कि बांटो और छोड़ो। 1946 सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। तो भारतीयों को आपस में लड़ाने का काम भी अंग्रेजों ने किया। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इसलिए अंग्रेज भारत में लंबे समय तक रहे। आप सोचिए इतना बड़ा देश, अंग्रेजों का देश छोटा सा है। आप सोचिए कितने महान, मतलब अगर आप उनके तरफ से ना सोचें, आप ये ना सोचें कि आप जो भारतीय हैं एक निरपेक्ष मूल्यांकन करें, वो बहुत महान लोग थे। मैं उनका जो महिमा मंडन नहीं कर रहा, आप उनके साहस को देखिए, ब्रेन को देखिए। दुनिया में वही शासन कर पाते इसके बाद ब्रेन होता है। इसीलिए यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया कि भारत ने अपने जो गुलामी की बेड़ियां अंग्रेजों के ही हथौड़ों से काट दिया, या भारत ने अपने आजादी का रास्ता अंग्रेजों के मार्ग से ही तय किया। क्योंकि जब पश्चिमी शिक्षा आई तो हमको पता चला मूल्य क्या होता है, अधिकार क्या होता है, हम भी भारतीय हैं, हमको क्या करना चाहिए, तब पता चला। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी थे, उन्हें ट्रेन से क्यों फेंका गया? एसी फर्स्ट क्लास का उनके पास था टिकट, क्योंकि वो भारतीय थे इसलिए फेंका गया। अभी आप जब इंडिया से बाहर जाएंगे तब आपको पता चलेगा भारतीय होने का मतलब क्या है। तो हमारे परिवार के तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो कहते हैं कि अगर कोई भारत का व्यक्ति मिल जाता है तो वहां कोई ये नहीं पूछता है कि तुम्हारी क्या जाति है, नहीं, भारतीय। अरे यार, यहां पे तो एक अपनापन होता है। आज हम भारत में रह के अपने साथ लोगों के साथ अपनापन नहीं है, ये समस्या है। इंग्लैंड का हर व्यक्ति इंग्लैंड को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा था, इसलिए इंग्लैंड का दुनिया के 50 देशों पर अधिकार हुआ। छोटा सा देश 50 देशों पर अधिकारता लेकर बैठा था। अमेरिका पर भी उसका अधिकार था। कोई विश्व का ऐसा देश नहीं था जो ब्रिटेन को टक्कर देने वाला था, लेकिन समय ऐसा घुमा कि ब्रिटेन भी पीछे चला गया। इसलिए महान हर देश बन सकता। अभी दुनिया 21 सेंचुरी में भारत का समय है। अब भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत के पास सब कुछ हो चुका है। आप ब्रिटेन का औद्योगिकरण देखेंगे तो भारतीय पैसे से हुआ है। ब्रिटेन औद्योगिक राष्ट्र बना है भारत के पैसे से। इतना पैसा यहां से गया है। दादा भाई नौरोजी और सारे लोगों ने यही बात बताया कि धन का कैसे यहां से बाहर निकाला गया, धन निष्कासन कैसे किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, सब बातें बताई हैं। क्वेश्चन में कुछ तो बताते थे। ये मैंने बताया था कि जब हम लिंक करेंगे तो हम सबसे लिंक करेंगे फिर, इसलिए दिमाग खोलना पड़ेगा आपको। तो अंग्रेजों ने इसलिए साम्राज्यवादी दृष्टिकोण यहां लेकर वो आए और आगे चल के एक ऐसी स्थिति बनाई जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को, अंग्रेजों के शासन को भारत में वैलिड ठहराया जाए, वैधता दी जाए कि अंग्रेज आए तो अच्छा है, आप लोग बुरा मत मानो। जैसे आप किसी के घर में जाओ तो वो आपको अंदर नहीं जाने देगा अगर आपको जानता नहीं है तो, लेकिन अंग्रेज आपके घर में आकर आप ही के घर में आपको नौकर बना लिया। इतने समझदार नहीं, अंग्रेज भारत में आए, भारत के लोगों को अपना दास बना लिया। यहां के राजाओं ने अपनी पगड़ी रख दिया।
एक बड़ी मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें देखा कि भारतीय जो राजा थे उनका शिकार किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जैसे शेर का शिकार कोई करे शिकारी। सभी राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया, चाहे वो सहायक संधि हो, चाहे उनके राज्य को जो मिलाना हो, सब कुछ साम दाम दंड भेद सब लगाकर सबको मिला लिया। फिर सभी लोग यही कहते थे, आप जो कहें वही, आप जो कहें वही। इसके अलावा यहां पर शासन करने के लिए भारतीय जनता के तौर तरीकों को सीखा गया। आपके रहन सहन, आपकी विचारधारा, आपके इतिहास, आपने अपना इतिहास नहीं पढ़ा है, आपने अपनी संस्कृति नहीं पढ़ी, आपने अपना धर्म ग्रंथ तक नहीं पढ़ा है, आप क्या जानते हो बताओ भारत के बारे में, क्या जानते हो? अंग्रेजों ने आपके बारे में आपसे ज्यादा पढ़ा, इसलिए शासन करते थे। यहां पूरी एक एशियाटिक जो सोसाइटी बनाई गई और उसके तहत भारतीय जो भी धर्म ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया गया, पुस्तकों का अध्ययन किया गया, और अध्ययन इस स्तर पे किया गया कि सब कुछ जान लें आपका, और उसके बाद आप जैसे मानोगे वैसे मना लेंगे, बाय हुक बाय कुक, जैसे लगेगा वैसे मनाया जाएगा। देखो, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमको कैसे आगे बढ़ना है तो आप रास्ता जरूर तय कर लोगे। तो यहां अंग्रेजों ने ये बात समझी कि हमको कैसे बढ़ना है। ठीक है, आप देखेंगे कि विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कराई। जो विलियम जोन्स कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था। उसने इस सोसाइटी के तहत भारत के जितने लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, यहाँ की धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, और अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। मैं अक्सर भगवत गीता को बड़ा फोकस करता हूं क्योंकि भगवत गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। हर जगह भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसका मतलब अंग्रेज भी। आज भारत क्यों विश्व गुरु बन सकता है, उसकी संकल्पना यह है कि हमने विश्व को अपना माना है शुरुआत से। आज आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जो ग्लोबल विलेज की संकल्पना, पूरा विश्व एक गांव हो गया है। हम पहले से कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है, परिवार है। आप गांव कहते हो, हम तो परिवार कहते हैं। यह है संस्कृति हमारी। इसलिए G20 की जो बैठक हो रही है उसमें भारत को नेता के रूप में दिखा जा रहा है, और भारत विश्व के जो देश है उनको भी मार्गदर्शन दिखा रहा है। ये हमारे जो टॉपिक है ये हर जगह जाएंगे। तो इतिहास में भी है कि आपकी संस्कृति बहुत रिच है। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। इसके बाद और क्या हुआ? इतनी रणनीतियां हुई, और क्या किया अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने कहा ऐसा करो कि धर्म के ईसाई प्रचारक जो हमारे हैं, जो मिशनरियां हैं, उनको इंडिया भेजो, कि भारत के लोगों को यह बताओ कि इनका धर्म ही खराब है, इनके धर्म में कुछ है ही नहीं। जहां जाते हैं उसी जगह हाथ जोड़ लेते हैं, हे देवी आगे बढ़े, हे भगवान जी थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर एक देवता। अब ये अच्छा है बुरा है मैं उस पर अभी जा ही नहीं रहा हूं। मतलब उन्होंने ये बताया कि भारत के लोगों को कुछ पता नहीं है। यहां पर ईसाई धर्म प्रचारक आए और उन्होंने ईसाई धर्म की महिमा को सामने रखा, ईसाई धर्म के विषयों को सामने रखा, और उससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक नया वर्ग यहां कि जो ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले कुछ लोग आए। प्रलोभन दिया गया कि तुम ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे, और क्या मिलेगा? तुम्हारे बच्चे को फ्री एजुकेशन हमारे स्कूल में, और क्या मिलेगा? आज से तुम्हारा नाम रहेगा मिस्टर हॉल। नाम ही बदल दिया। नाम क्या था? जो गुरुचरण सिंह, उसका नाम ही बदल दिया मिस्टर हॉल। ये काम भी हुए। तो भारत में हर तरीके से अंग्रेजों ने चीजों को अपने अनुकूल करने का प्रयास किया। अब इस बात को आर एस शर्मा,
जिनकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है एंशिएंट इंडिया में, आर.एस. शर्मा इस दृष्टिकोण के बारे में कुछ बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो अंग्रेज इतिहासकार थे, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास की जो व्याख्या की है, एक्सप्लेनेशन किया है, वो भारत के चरित्र को, यहाँ के लोगों की उपलब्धियों को नीचा दिखाने के लिए किया है। हम दुनिया के सबसे पहले गणतंत्र हैं, पूरी दुनिया में कभी गणतंत्र के, फ्रांस में जो गणतंत्र है उससे पहले हमारे यहाँ 6th सेंचुरी BC में ही गणतंत्र था, लिच्छवी गणतंत्र। आप देखो, इतिहास से मेरा काम यह है कि आपको उस जगह लेके जाना जहां भारत बहुत आगे है विश्व से। मल राज्य, जो लिच्छवी, मल, वज्जी संघ, यहां कई लोग मिलकर शासन करते थे, अकेले कोई नहीं करता था। लिच्छवी में तो 7,000 लोगों के मिलकर शासन करने का संकल्प है कि 7,000 लोगों की एक पूरी सभा होती थी, वो बैठ के शासन करती थी, लिच्छवी गणतंत्र। समुद्रगुप्त जो है वो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता था कि वो लिच्छवी, उसकी मां उसी परिवार से आई थी, लिच्छवी गणतंत्र की थी। तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत का इतिहास हल्का फुल्का इतिहास नहीं है, लेकिन यहां के इतिहास को अंग्रेजों ने नीचा करके दिखाया, यहां की उपलब्धियों को नीचा करके दिखाया। और क्यों किया ऐसा? क्योंकि विदेशी शासन को न्याय संगत किया जाए, अंग्रेजों के शासन को जस्टिफाई किया जाए, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन यह जो इतिहासकारों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने जो कुछ भी निष्कर्ष दिया है, यह मिथ्या है, यह झूठ है, यह पूरी तरह से कल्पनाओं पर आधारित है और यह अपूर्ण है। यह आर.एस. शर्मा सर ने अपना अप्रोच दिया। इसीलिए बड़े प्रोफेसर जो होते हैं, जिन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने समझा कि क्यों ऐसा कर रहे हो भाई आप? तो इसलिए कर रहे हो कि आपके शासन को अधिकार मिले। कुछ बात समझ में आई? एक हेडिंग बनाओ, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, इस पे थोड़ा सा 2-4 लाइन आपके पास होना चाहिए। इतिहास लेखन, अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए, अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए भारत के इतिहास का, औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए भारत के इतिहास का आधुनिक तरीके से, भारत के इतिहास का आधुनिक तरीके से पुनर्लेखन किया गया, आधुनिक तरीके से पुनर्लेखन किया गया। पुनर्लेखन किया गया मतलब रीराइट, पुनर्लेखन किया गया, जिसके द्वारा पुनर्लेखन किया गया, जिसके द्वारा आर्यों के आगमन का सिद्धांत दिया गया, जिसके द्वारा आर्यों के आगमन का सिद्धांत दिया गया। पानी देना एक गिलास, पानी गरम। सिद्धांत दिया गया। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में, इसका उद्देश्य भारतीय समाज में ऊंची जातियों के साथ, इसका उद्देश्य भारतीय समाज में ऊंची जातियों के साथ यूरोप का संबंध स्थापित करना था। ऊंची जातियों के साथ यूरोप का संबंध स्थापित करना था। ऊंची जातियों के साथ
यूरोप का संबंध स्थापित करना था। अगला पॉइंट, अंग्रेजों के द्वारा शब्दों तथा भावनाओं का ऐसा जाल बुना गया, अंग्रेजों के द्वारा शब्दों तथा भावनाओं का ऐसा जाल बुना गया, ऐसा जाल बुना गया जिसके द्वारा भारत के प्रभावशाली वर्ग को, जिसके द्वारा भारत के प्रभावशाली वर्ग को अपने साथ जोड़ा जा सके, जिसके द्वारा भारत के प्रभावशाली वर्ग को अपने साथ जोड़ा जा सके तथा ब्रिटेन के साम्राज्य को वैधता प्रदान की जा सके, तथा ब्रिटेन के साम्राज्य को वैधता, वैलिड, वैधता प्रदान की जा सके। अगला पॉइंट, भारत पर शासन करने के लिए यहां के तौर तरीकों को सीखा गया। भारत पर शासन करने के लिए, भारत पर शासन करने के लिए यहां के तौर तरीकों, मतलब जो आदतें थी लोगों की, जो तरीके थे, तौर तरीकों को सीखा गया और हिंदुओं को अपने साथ बड़े पैमाने पर जोड़ा गया, और हिंदुओं को अपने साथ बड़े पैमाने पर जोड़ा गया। एक मिनट यहां रुकना, अब इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो। हिंदुओं को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि हिंदुओं को आगे लेकर आएंगे तो मुसलमानों में एक भाव आएगा कि यार हिंदू ही सारे इनके पोस्ट पे हैं अंग्रेजों के। आगे चल के यही भावनाएं भड़काई गई। जो मुस्लिम जब आए, जो सुधारक जैसे सर सैयद अहमद खान, उन्होंने कहा ऐसा है कि सारी सर्विसेज में केवल हिंदू हैं, जो मुसलमान तो हैं ही नहीं। और इससे एक ऐसा असंतोष फैला। ये भारतीयों ने नहीं बोला था कि हमें रखो अपनी सेवा में, हमें रखो, लेकिन अंग्रेजों ने हिंदुओं में भी हिंदुओं के उच्च वर्ग को अपने साथ जोड़ लिया। और ऐसा वर्ग ये था जिसके पास एजुकेशन भी थी, अंग्रेजों के लिए ये उपयोगी भी हो सकते थे, और इनको अपने जीवन में जो सिक्योरिटी भी चाहिए थी, इनको अपने जीवन में सुरक्षा भी चाहिए थी। और जब सुरक्षा चाहिए थी तो सुरक्षा के लिए इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। बाद में ये मुद्दा और गर्म हुआ, और धीरे धीरे भारत में जब अंग्रेज जा रहे थे तो जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत की जितनी रियासतें थी, 500 से ज्यादा रियासतें थी, लगभग 600 के आसपास, तो उन रियासतों के लिए भी एक नियम रखा कि आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, या तो पाकिस्तान मिल जाओ, या तो आप स्वतंत्र रहो। अब आप ये बताइए भारत क्या बचता? अधिकतर रियासतें तो ये बोल देती हम तो स्वतंत्र रहेंगे साहब, तो भारत ही नहीं बनता। अंग्रेज जा तो रहे थे लेकिन भारत को बर्बाद करके जा रहे थे। लेकिन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने भारत को एक किया। कहा ऐसा है कि अब बहुत हो गई चाल तुम्हारी, अब नहीं चलेगी चालें यहां। भारत को शक्ति के आधार पर फिर मिलाया गया। जो रियासतें मानी तो ठीक, नहीं मानी तो वहां की जनता से अपील की गई, जनता ने विद्रोह कर दिया राजाओं के खिलाफ, और बाद में रियासतें मिलती चली गई, और भारत का जो मैप है वो आपको दिखता है। फिर तब भारत बना।
तो अंग्रेज बहुत होशियार थे, जा तो रहे थे लेकिन तब भी खतरनाक देश छोड़ के जा रहे थे, भारत चले ही ना। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ तो एक समस्या नहीं थी भारत के पास, ये भी आपको पढ़ना है आपके मेंस में। आजादी के बाद का भारत, आजाद तो हुआ भारत, लाखों लोग मारे गए आजादी से पहले, कुछ लोगों के घर छूट गए, कुछ लोग यहां पर जो शरणार्थी बन के दिल्ली में रह रहे थे, यही कैंप का इलाका है, यही इलाका है जहां पर लोग रहते थे, जिसको कहते किंग्सवे कैंप। फिर बाद में सरकार ने ये जो जगह आप जहां बैठे ये सारी सरकार की दी हुई स्थान है लोगों को, और इस तरीके से दिया गया जिससे कि आप चीजों को बेहतर कर पाओ, आप अपने जीवन को जी पाओ। और अगर आपको अपना जीवन जीना है तो फिर आप चीजें कर सकते हो। तो यहां समझना क्या है कि भारत आजादी के बाद भारत की जो समस्याएं थी वो समस्याएं उसका पीछा कम नहीं हो रही थी, गरीबी, अशिक्षा, देश का विभाजन, सारी समस्याएं खड़ी थी। और सारी समस्याओं ने हमें इस बात के लिए विवश किया कि अब हम क्या करें। जब भारत 47 में आजाद हुआ तो 1945 से ही वर्ल्ड में एक नया जो रूप हमको दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा था? 1945 में जब पहला जो दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो धाराओं में बट गई थी, एक तरफ सोवियत संघ था और एक तरफ अमेरिका था। तो वहां एक संघर्ष शुरू हुआ जिसको कहते हैं कोल्ड वॉर। अब भारत के सामने एक समस्या ये थी कि हम किसके तरफ जाएं। अभी तो आजाद हुए और आजाद होके ही अगर हम सोवियत संघ की तरफ से चले जाएं या अमेरिका की तरफ से चले जाएं, अगर इन दोनों में से कोई हार गया तो फिर से हमारी स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्ष रहने की बात किया। नैम, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। तो जो कुछ भी चीजें हमारे सामने इतिहास से निकल के सामने आ रही वो हमारी आवश्यकताओं से निकली है। हमारी आवश्यकताएं ही आविष्कार करती हैं, इस बात को समझिएगा। तो इतिहास में अभी तक हम लोगों ने इतनी बातें समझी, उसमें आपने यही समझा कि हर चीज एक दूसरे से लिंक है। आजादी के बाद हमारे सामने जो समस्याएं आई उन समस्याओं का भी समाधान हमने ढूंढा और कई ऐसे समय आए जब भारत के सामने संघर्ष की स्थितियां बनी। आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, भारत चीन के साथ संघर्ष हुआ 1962 में, और उसके बाद 71 में फिर से हमने संघर्ष में हम आए। फिर लगातार ये जो संघर्ष है ये क्या है? ये भी हमारे अतीत से ही है। अतीत में हमारे जो संबंध, पाकिस्तान जब से बना तब से हमारे संबंध खराब थे। उस संबंध के खराब होने के नाते हम अभी भी अपने संबंधों को लेकर कराह रहे हैं। आप समझिए, आज भी समस्या यह है कि हमारे जो संबंध नॉर्मल नहीं है उसके पीछे का इतिहास है, इसलिए इतिहास पढ़ना चाहिए। इसीलिए जब आप आंसर लिखते हैं तो पहले बैकग्राउंड बताते हैं कि इतिहास क्या रहा, भारत पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास, फिर वर्तमान का जो माहौल है उसमें क्या चल रहा है, और संबंधों को बेहतर करने के लिए कौन सी डिप्लोमेसी हो सकती है। ये सारी चीजें जो है यहीं से निकलती है। लोग कहते हैं कि आईआर पढ़ने के लिए भी आपके पास होना चाहिए बैकग्राउंड। आप सीधे आईआर नहीं समझ पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए विश्व का आपको इतिहास पता होना चाहिए। वर्ल्ड का ऑर्डर क्या रहा है, कैसे दुनिया बनी है, और दुनिया बनने के बाद अब कौन शक्तिशाली है, तो अमेरिका और रशिया। संघर्ष आप देखेंगे अभी आपको यहां पे दिखाई देगा G20 में रशिया के राजदूत और जो वहां के विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका के किसी भी अधिकारी से मिलने को तैयार नहीं है। वो भी उसी स्तर पर उनको समझते हैं। अमेरिका के भी लोग मिलना नहीं चाहते। क्यों? 4000 से ज्यादा परमाणु हथियार है रशिया के पास, और ये इसीलिए दुनिया में एक बड़ी समस्या ये भी चल रही है कि अभी किसी के क्रोध के आगे पूरी दुनिया ही भस्म हो जाएगी।
ये दो शक्तियां नहीं लड़ेंगी, पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें विश्व में शांति की स्थापना करनी है, और भारत इसलिए आगे बढ़कर विश्व में लीड कर सकता है कि विश्व में हम शांति का संदेश देते। आने वाला समय भारत का समय है, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी में भी। तो अभी हम लोगों ने एक दृष्टिकोण देखा, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये बात आपकी जो समझ में आई बात कि क्या है दृष्टिकोण, क्या चीजें हैं इसमें। आप लोगों का जो परिचय बताइए मुझे पहले। अच्छा, क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी हम लोग जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि भारत में इतिहास कैसे है, क्या है, इतिहास को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और एक अप्रोच को देख रहे थे जो साम्राज्यवादी अप्रोच है। और इस अप्रोच के तहत अंग्रेजों ने कैसे भारत में अपने आप को स्थापित किया, भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को कैसे नीचा दिखाया और अपने आप को स्थापित किया। और उसके लिए बहुत सारे जो ऐसे तौर तरीके, मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया, जैसे आर्यों का आगमन अपने से जोड़ लिया, फिर जो व्हाइट बर्डन थ्योरी कि हम आए हैं तो हमारा एक भार है दुनिया पे, है ना। तो हम इस तरीके से उसको जो देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ, इसमें अगला पॉइंट बनाइए एक, तो इसको बाद फिर उसको समझाते हैं। अगला पॉइंट बनाओ। विलियम जोन्स ने 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसके द्वारा भारतीय साहित्य, धार्मिक पुस्तकों आदि का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया, जो ट्रांसलेशन हुआ। तो क्या मतलब हुआ, क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को जाना जाए। अगर रूल करना है तो आपको यहाँ के इतिहास को जानना पड़ेगा, यहाँ की संस्कृति को जानना पड़ेगा, यहाँ के समाज को जानना पड़ेगा। और साहित्य ही समाज का दर्पण है। और अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को, संस्कृति को, समाज को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करा के समझा, समझने के बाद रूल किया। इसलिए वो यहां पर लंबे समय तक रहे, 200 साल रहे। अगर वो ऐसे ही आ जाते भारत में तो बहुत ही जल्दी उनका शासन समाप्त हो जाता। तो शासन किस लिए लंबा चला? क्योंकि उन्होंने एक फुल प्रूफ अपनी तैयारी किया, अपने आप को व्यवस्थित आधार दिया, उसके बाद वो आगे बढ़े। अगला पॉइंट बनाओ। इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारतीय जनता के धर्म परिवर्तन की रणनीति अपनाई गई। भारतीय जनता के धर्म परिवर्तन की रणनीति अपनाई गई। भारतीय जनता के धर्म परिवर्तन की रणनीति अपनाई गई। ठीक है, अगला पॉइंट। साम्राज्यवादी इतिहासकारों का
साम्राज्यवादी इतिहासकारों का यह जो दृष्टिकोण है, यह जो दृष्टिकोण है, सीमाओं से बंधा हुआ है, सीमाओं से बंधा हुआ है, मतलब कई लिमिटेशन है इसकी, सीमाओं से बंधा हुआ है। अगला पॉइंट, रामशरण शर्मा सर ने, रामशरण शर्मा, आर.एस. शर्मा भी लिख सकते हो, आर.एस. शर्मा सर ने बताया है कि, आर.एस. शर्मा सर ने बताया है कि भारत के इतिहास की जो व्याख्या, भारत के इतिहास की जो व्याख्या अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, भारत के इतिहास की जो व्याख्या अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, उसके कुछ उद्देश्य थे, उसके कुछ उद्देश्य थे। भारत के उसके कुछ उद्देश्य थे, जैसे, अब लिखिए, भारत के चरित्र को और उसकी उपलब्धियों को नीचा दिखाना, भारत के चरित्र को और उसकी उपलब्धियों को नीचा दिखाना, भारत के चरित्र को और उसकी उपलब्धियों को नीचा दिखाना, और विदेशी शासन को न्याय संगत ठहराना, और विदेशी शासन को न्याय संगत ठहराना, और विदेशी शासन को न्याय संगत ठहराना। लेकिन यह जो निष्कर्ष दिया गया है, लेकिन यह जो निष्कर्ष दिया गया है वह मिथ्या है और अपूर्ण है, वह मिथ्या है और अपूर्ण है, मतलब झूठ है। लेकिन यह जो दृष्टिकोण दिया गया है वह मिथ्या है और अपूर्ण है। ठीक है, अब इस चिंतन के खिलाफ राष्ट्रवादी चिंतन आएगा। अभी तक आपने देखा था साम्राज्यवादी, अभी राष्ट्रवादी चिंतन क्यों आएगा? एक राष्ट्र की संकल्पना आएगी पहले, फिर राष्ट्र की संकल्पना आएगी तभी तो राष्ट्र का चिंतन आएगा। अब राष्ट्रवादी चिंतन को समझना है तो क्या समझेंगे हम, बताओ क्या समझते हैं? जब 1885 में अगर आप देखोगे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 तक आते आते भारत के भीतर एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की क्षमता आपको दिखाई देगी कि एक राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेंगे तो हम इस जो विचारधारा की जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उनके ऊपर आरोप जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं उसका जवाब देंगे कि भारतीय संस्कृति क्या इतनी पिछड़ी थी? नहीं। फिर हम अपना चिंतन प्रस्तुत करेंगे, हम अपना इतिहास खुद से पढ़ेंगे, इसलिए राष्ट्रवादी विचार आया। तो राष्ट्रवादी विचार क्या है? जब हम अपना इतिहास खुद से पढ़ते हैं तो उस विचार को हम कहते हैं राष्ट्रवादी विचार, और उसके आधार पर ही हम धीरे धीरे चीजों को बेहतर करते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भारतीय लोगों के पास पश्चिमी शिक्षा आ रही थी, वेस्टर्न एजुकेशन, और उस एजुकेशन के बाद हमारे दिमाग में एक बात ये आई कि अधिकार क्या होते हैं, आजादी क्या होती है, राष्ट्र क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है। हमें अपने अधिकारों का बोध हुआ, अवेयरनेस हुई, और इसके लिए हमने
ये सोच के काम करना शुरू किया कि नहीं, हम क्या करें, कैसे करें। तो हमने एक अपना चिंतन रखा, और यहां पर भारत के ऐसे लोग जो शिक्षित हुए, उन्होंने अंग्रेजों की मानसिकता को समझा कि अंग्रेज क्या चाहते हैं भारत में। उनकी मानसिकता को समझकर उनकी मानसिकता का जवाब दिया गया। इसी समय आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आए, जैसे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, एमजी रनाडे, जो महागोविंद रनाडे, इन लोगों ने अपने शिक्षा के आधार पर कुछ मूल्य निकाले और ये कहा कि भारतीयों का शोषण कैसे हो रहा है। धन निष्कासन का सिद्धांत इसी बात का प्रमाण है कि भारतीयों ने अंग्रेजों के भारत से धन ले जाने के तौर तरीकों को समझा कि कैसे भारत से पैसा लेकर जाते हैं अंग्रेज। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन आई। इसीलिए मैंने कहा कि भारत ने पश्चिम की शिक्षा से ही अंग्रेजों के शासन को आगे चल के हटाया, उन्हीं के ही हथियार से उन्हीं को मार दिया। आप किसी को, आप देखो यहां पर रेलवे लेकर आए, आपने तो यह सोचा था कि भारत के अंदर से अंदर तक के जो हिस्से हैं वहां से कच्चा माल ब्रिटेन भेज देंगे, लेकिन बाद में वही रेलवे हमारे क्रांतिकारियों के लिए आने जाने का रास्ता बनाता है। उसी रेलवे पे ही बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जाने आने लगे। आपने डाक तार की व्यवस्था बनाई, उसी से ही हमारे क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को मैसेज करना शुरू किया। बात समझिए, आप जो कुछ भी डेवलप कर रहे हो उससे हमने भी कुछ चीजें लिया, लेकिन आप देना नहीं चाहते थे, हमने अपने से निकाल लिया। अंग्रेज भारत को आधुनिक नहीं बनाना चाहते थे, हम आधुनिक बनना चाहते थे। क्योंकि वो अपने साथ आए तो अपने साथ आधुनिक मूल्य लेकर आए, और हम उन्हीं मूल्यों से परिचित हुए। उसी एजुकेशन पैटर्न को हमने जाना। जब हम पैटर्न जानते हैं, जब हम तरीके जानते हैं, तो हम भी सोचते हैं, हम भी समझते हैं। और यही यहां पर विचार अगर आप देखेंगे तो सबने दिखाया। अब राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है? भारत के इतिहास का लेखन ऐसे लोगों के द्वारा जो भारतीय थे, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त किया था और अंग्रेजों की मानसिकता को वो समझते थे। और अगर आप देखें तो इनके द्वारा कई बातें रखी गई। पहला तो अंग्रेजों का इतिहास का जो तौर तरीका था, जो उनका लेखन था, वो तरीका बेहतर नहीं था। उस तरीके से भारत का केवल शोषण हो रहा है, और शोषण से हमें बचना है तो हमें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और अपने आप को इस लेवल पे बढ़ाना पड़ेगा जिससे हम कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर कर सके। और अगर आप देखें तो यहां पर अशोक के अभिलेखों, उसके सिक्कों के आधार पर इतिहास लिखा गया। तो यहां राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है कि अंग्रेजों के ऊपर एक दबाव बनाया जाए, भारतीयों का इतिहास जो लिखा जाए वास्तविक इतिहास, जिससे भारतीयों के अंदर गौरव की भावना जागे, भारतीयों के अंदर विश्वास जागे, और वो विश्वास ही हमें बेहतर रास्ते पर ला सके। इसलिए हमने इतिहास का लेखन हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि जब आप इतिहास को समझते हैं सबसे पहले इतिहास लेखन समझना पड़ेगा। इतिहास का लेखन क्या है, हिस्ट्री किस अप्रोच से लिखी गई है, वह अप्रोच क्या है। और अगर आप अप्रोच समझ पाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये क्यों हमारे लिए जरूरी था। तो एक हेडिंग बनाओ, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इसमें लिखिए। हाँ, उसी में लिखना है, राष्ट्रवादी चिंतन या इतिहास लेखन। भारत में जब धीरे धीरे भारत में जब राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में लिखना है, भारत में जब धीरे धीरे पश्चिमी शिक्षा फैलने लगी, भारत में जब धीरे धीरे पश्चिमी शिक्षा फैलने लगी, तो भारतीय लोग
अंग्रेजों की मानसिकता को समझने लगे। भारतीय लोग अंग्रेजों की मानसिकता को समझने लगे। अगला पॉइंट, भारतीय विद्वानों के द्वारा भारतीय इतिहास का पुनः लेखन किया गया। भारतीय विद्वानों के द्वारा भारतीय इतिहास का पुनः लेखन किया गया, मतलब जो फिर से लिखा गया, पुनः लेखन किया गया और साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों को जवाब दिया गया। और साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों को जवाब दिया गया। साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों को जवाब दिया गया। क्या किया गया? जवाब दिया गया। क्या जवाब दिया गया होगा? तो वो ये कहते थे कि भारतीयों के पास कोई मानसिकता ही नहीं है, भारतीय लोग जंगली हैं, ये है। अब क्या करेंगे राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों ने सबसे बड़ा ये काम किया कि रिसर्च किया अपने इतिहास पर। उन्होंने बताया कि एंशिएंट काल में भारत में अशोक जैसा महान शासक था। इसके बाद ये बताया कि भारत में कई बार ऐसी सरकारें रही हैं जो सेंट्रलाइज रही हैं, जहां पर केंद्रीय सत्ता बहुत मजबूत रही है। और आपने ये कहा कि आर्य आए थे। इन सारी बातों का खंडन किया गया और यह समझाया गया कि भारत का इतिहास जो निर्मित हुआ है वो बहुत पुराना है और इसमें हम अपने से भी बहुत अच्छी स्थिति में रहे हैं अलग अलग कालों में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों ने कहा कि भारत में जो समुद्रगुप्त है वो नेपोलियन के समान है, लेकिन यह बात ठीक नहीं थी। नेपोलियन हारा था यूरोप में, लेकिन समुद्रगुप्त कभी भारत में हारा नहीं। भारत में जो अच्छी चीजें थी उनका अंग्रेजों ने अपने से संबंध जोड़ लिया। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों की मानसिकता होती थी कि जो चीज अच्छी है वो हमारी है, खराब चीजें हमारी नहीं सब। तो उन्होंने यहां के जो अच्छे शासकों को देखा, अच्छे लोगों को देखा, उनके साथ अपना संबंध जोड़ लिया। लेकिन जब आप अपना रिसर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि समुद्रगुप्त तो कभी हारा ही नहीं था। उसने कभी हार का मुंह देखा ही नहीं था। तो आपने नेपोलियन से कैसे उसकी तुलना कर दिया? यह समस्या। और हमें अपनी संस्कृति पर विश्वास दिलाने का काम किया राष्ट्रवादियों ने। राष्ट्रवादियों ने यह कहा कि हमारी संस्कृति अच्छी है, हमारी संस्कृति में महानता के गुण हैं, हमारी संस्कृति में ऐसी ऐसी बातें हैं जो अंग्रेजों की संस्कृति में भी नहीं है। तो ये भी बात यहां पर इनके द्वारा रखी। अगला पॉइंट बनाओ इसी में ही। वास्तविक अर्थों में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को 20वीं शताब्दी में, वास्तविक अर्थों में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को 20वीं शताब्दी में भारतीय विद्वानों के द्वारा चुनौती दी गई। भारतीय विद्वानों के द्वारा चुनौती दी गई, जिसमें केपी जायसवाल, डी.आर. भंडारकर जैसे लेखक शामिल थे। जिसमें केपी जायसवाल, डी.आर. भंडारकर जैसे विद्वान शामिल थे। डी.आर. भंडारकर जैसे विद्वान शामिल थे। अगला पॉइंट, डी.आर. भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों
और मुद्राओं के आधार पर D.R. भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों और मुद्राओं के आधार पर अशोक का इतिहास लिख डाला। D.R. भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों और मुद्राओं के आधार पर इतिहास लिख डाला। किसका? अशोक का। इसका मतलब समझ पाए? मतलब अभिलेख देखे और उसके काल के जो सिक्के थे उसको देख के पूरा इतिहास लिख दिया कि कैसा शासक अशोक रहा होगा। यह बहुत बड़ी बात थी कि आप अपने नायकों को समझ पाए। इतिहास हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमारे जो नायक हैं वो कैसे थे, उनका क्या अप्रोच था, हम उनसे क्या सीखते हैं। अशोक पे इतनी चर्चा क्यों होती है? अशोक ने ऐसा क्या किया कि अशोक पे इतनी चर्चा होती है? अशोक पूरी दुनिया का पहला ऐसा शासक था जिसने सारी शक्ति अपने हाथ में होने के बाद भी अपनी जनता को यह कहा कि ये जनता मेरे जो बच्चों के समान है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा जैसे एक पिता अपने परिवार के जो लोग होते हैं उनके लिए चिंतित होता है, वैसे मैं अपनी जनता के लिए चिंतित होता हूं। इसीलिए लोक कल्याणकारी बातों करता है। आज जब लोकतंत्र आया तब हम लोग ये बात कहते हैं वेलफेयर स्टेट। अशोक उस समय वेलफेयर स्टेट की बात करता है जब कोई अंकुश उसके ऊपर नहीं था, वो निरंकुश था। अशोक ने कुछ युद्ध लड़े, उन युद्धों से अशोक को एक बात समझ में आई कि मानवता सबसे बड़ी चीज है। मानवता से बड़ा कोई मूल्य ही नहीं है दुनिया में। कलिंग के युद्ध में अगर आप देखेंगे तो अशोक ने बड़े पैमाने पर लोगों को मारा। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बनाकर लाए गए। अशोक का वहां पर जो है ये दिमाग हुआ कि भाई इतनी हत्या। उसके बाद अशोक बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ गया और अशोक ने बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ने के बाद पूरे विश्व में शांति की बात फैलाई। और आज भारत, इसीलिए आप सुनते होंगे कि अशोक का देश है, बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अशोक उस समय शक्तिशाली होते हुए भी उसने हथियार रखे थे। अशोक से ज्यादा शक्तिशाली कोई था ही नहीं। बहादुर वो है जिसके पास शक्ति हो उसके बाद भी उसका प्रयोग ना करे। बहादुर वो नहीं है जिसके पास शक्ति नहीं और वो बार बार चिल्लाता हो। इसलिए अशोक महान कहलाता है। उसके नाम के आगे एक शब्द जुड़ता है महान। सम्राट अशोक या अशोक महान। तो महानता इसलिए है कि वो कहता है कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। धार्मिक यात्राओं का, आडंबरपूर्ण जो यात्राएं होती उसका अशोक विरोध करता है। कहता है कि आडंबरपूर्ण यात्राओं का कोई मतलब ही नहीं है। हमें आडंबरों को नहीं बढ़ाना है। कहता है नैतिक शिक्षा देता है। क्या कहता है? आज आपके यहां जो इथिक्स का पेपर जोड़ा गया 4th, आपके इथिक्स को चेक करने के लिए अशोक कहते हैं हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अपने अभिलेखों में कहता है कि अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। कहता है कि पशु पक्षियों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हमें अपने नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए। अशोक अपने अभिलेखों में यह भी कहता है। इसलिए अशोक महान है। अशोक यह भी कहता है कि अगर कोई अपराधी जेल में है, उसका आचरण अच्छा तो उसको छोड़ा भी जाना चाहिए। आज तो आप यही कर रहे हो ना। जेल में जो लोग अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, उनको छोड़ते हैं हम। अशोक भी तो यही कर रहा था। ये उस समय कर रहा है जहां किसी के पास सोच ही नहीं थी। महान व्यक्ति वो बात करता है जिसके बारे में दुनिया सोचती नहीं है, और दुनिया को एक संदेश भी देता है। अपने पुत्र महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है कि जाओ बौद्ध धर्म की शिक्षा वहां फैलाओ। अलग अलग स्थानों पर लोगों को भेजता है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है कि धर्म की शिक्षा दो सबको, धर्म को बढ़ाओ। अगर तुम धर्म को बढ़ाओगे तो वो तुमको बढ़ाएगा, अधर्म को छोड़ो। इसलिए अशोक अशोक है। और यही सेम कैरेक्टर आपको अकबर में दिखाई देगा। जब हम अकबर पे आएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। सेम यही चीज। वो कहता है हिंदुस्तान मेरा देश है, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहाँ के लोग मेरे अपने।
भले ही मुगल जो विदेशी थे, लेकिन अकबर ने अपने समय में भारत को अपना मान लिया था, इसलिए अकबर महान हुआ। पाकिस्तान में अकबर को बहुत खराब पढ़ाया जाता है, यह बताया जाता है कि वो काफिर था, बहुत ही गड़बड़ आदमी था। हिंदुस्तान में अकबर महान है, क्यों? क्योंकि जो वो मानवता की बात करता है। अशोक महान था, क्यों? क्योंकि वो मानवता की बात करता है। तो सबसे बड़ा मूल्य ही है मानवता, है ना? अगला पॉइंट बनाओ। केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक लिखी। केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए गए जिससे भारतीय राजव्यवस्था, शासन की प्रणाली, पूरे विश्व में किसी भी भाग की तुलना में हमें अधिक विकसित दिखाई देता है। पूरे विश्व में किसी भी भाग की तुलना में अधिक विकसित भारतीय व्यवस्था दिखाई देती है। तो केपी जायसवाल अपनी पुस्तक में क्या बताते हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो भारत की राजव्यवस्था है, यहाँ की जो शासन की पद्धति है, अगर हम देखें तो विश्व के जो भी देशों की व्यवस्था है उनसे काफी उन्नत भारत की व्यवस्था रही। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक में उन्होंने इसी बात को एक्सप्लेन किया है, पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि भारत की व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर रही है। इस पे एक पूरी पुस्तक ही लिख दिया, और ये जवाब था साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों को कि भाई आप भारत के इतिहास को इतना खराब बताते हो, लेकिन हमारा जो इतिहास है वो अच्छा है, और अगर हम पूरे विश्व के इतिहास से तुलना करते हैं तो हमें ये बात और समझ में आती है, और हमें इस तरीके से चीजों को समझना है। ठीक है, आई बात समझ में? अगला पॉइंट, एच सी राय चौधरी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में महाभारत से लेकर गुप्त काल तक का इतिहास लिखा। महाभारत से लेकर गुप्त काल तक का इतिहास लिखा। महाभारत से लेकर गुप्त काल तक का इतिहास लिखा। ठीक है, ये क्या किया इन्होंने? महाभारत के समय को उठाया और उसको जो है वो गुप्त काल तक लेकर आए। वहां तक का पूरी हिस्ट्री लिख कर दिखाई भारतीयों की, कि भारत के इतिहास में कौन कौन से पड़ाव आए, कैसे कैसे आए। ठीक है, एक इसमें आखिरी पॉइंट लिखो।
राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की, भ्रांतियों को तोड़ने का प्रयास किया। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की, भ्रांतियों मतलब खराब चीजों को, भ्रांतियों को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु इनकी यह समस्या रही, तोड़ने का प्रयास किया किंतु इनकी यह समस्या रही, किंतु इनकी यह समस्या रही कि इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास पर ध्यान नहीं दिया। किंतु इनकी यह समस्या रही कि दक्षिण भारत के इतिहास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये इनकी समस्या रही कि दक्षिण भारत का इतिहास जो था उस पर ज्यादा बोल नहीं पाए। आगे चल के नीलकंठ शास्त्री ने उस पर लिखा जो दक्षिण भारत का इतिहास, लेकिन ये इनकी एक समस्या थी कि इन्होंने जो इतिहास लिखा उत्तर भारत के ही शासकों के ऊपर लिखा, उत्तर भारत के ही लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं, मार्क्सवादी इतिहास लेखन। अगला पॉइंट बनाओ, मार्क्सवादी इतिहास लेखन। मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है? मार्क्सवाद क्या है, कोई बताएगा? मार्क्सवाद, इसके पहले भी मैंने चर्चा किया है। क्या है मार्क्सवाद? देवी कुछ? मार्क्स बताओ, मार्क्स क्या है? कुछ पता है मार्क्सवाद क्या? नहीं। एक व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, और इनके सहयोगी थे एंजल्स। अब समझ लो, अब हमने मौका दिया था तुमसे पूछने का, तो उस समय तो तुमने बताया नहीं, अब समझ लो। कार्ल मार्क्स और एंजल्स, इन्होंने एक विचार दिया मार्क्सवाद। इस विचार के तहत कुछ बातें रखी गई। क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि पहला चरण दुनिया में आया था जिसको कहते हैं आदिम साम्यवाद। पहला चरण दुनिया में आया था जिसको कहते हैं आदिम साम्यवाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब ये धरती बनी और धीरे धीरे हम जब जंगल में, नदियों के किनारे जब हम रहते थे, तो वो पूरा समाज बराबरी का था। साम्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्य मतलब होता है बराबरी, सब बराबर थे। तो आदि मानव जो था वहां पे सब बराबर थे, सभी लोग बराबर थे। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यूरोप का एक विद्वान है रूसो, जो कहता है कि प्रकृति ने हमको स्वतंत्र पैदा किया है, लेकिन हम हर जगह जंजीरों से जकड़े हुए हैं। इस नेचर ने हम सबको बराबर बनाया है, लेकिन हमारे ऊपर जो समाज की परंपराएं, मान्यताएं, तुम्हें ये करना है, तुम ये करोगे, तुम ऐसे चलोगे, तुम ऐसे चलोगे। मार्क्स कहता है जो सबसे पहले का समाज था वो सब बराबरी का था, वहां सब बराबरी थे, सब मिलकर जाते थे, सब शिकार करते थे, फिर लेकर आते थे, फिर उसको खाते थे, कच्चा पक्का जो खाते हो, फिर जाते थे, फिर शिकार करते थे, उसमें लड़ते थे साथ, आते थे साथ। यही सिस्टम आगे बढ़ा तो कबीले आए, कबीलाई सिस्टम। कबीले में भी जो मुखिया होता था उसके पास कुछ शक्ति ज्यादा,
कबीला, कबीले फिर एक होते गए और तब राज्य बना। फिर जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद से फिर राज्य, स्टेट बड़े लेवल के। तो यहां समझना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या था, आदिम साम्यवाद था। मार्क्स यही कहता है कि दुनिया में सबसे पहला चरण आदिम साम्यवाद, और इसीलिए मार्क्स इसी साम्यवाद की बात करता है। फिर दूसरा चरण क्या वो बताता है, दासता का। फिर क्या आता है, आदिम साम्यवाद के बाद फिर दूसरा चरण आता है दासता। मतलब जब हम कबीले में होते हैं तो धीरे धीरे कबीले का मुखिया हो जाएगा, कुछ लोग उसके नीचे हो जाएंगे, एक स्ट्रक्चर चलेगा। फिर वो मुखिया बोलेगा कि ऐसा है कि कुछ हमको टैक्स दे देते तो अच्छा था। फिर धीरे धीरे आप उसको टैक्स दोगे, दास्ता आएगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसके अधीन हो जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, दास्ता आई। फिर क्या आपको दिखाई देगा, फिर आपको दिखाई देगा सामंतवाद। अगला चरण क्या दिखाई देगा, सामंतवाद। सामंतवाद क्या होता है, जैसे ये राजा है ना, ये है किंग। इसने कहा कि भाई तुम लोग ऐसे लोग हो जो हमारे जो सहयोगी हैं, उन सहयोगियों को हम कुछ देना चाहते हैं। तो राजा के 2 सहयोगी हैं, इनको 2 हिस्से मिल गए, ठीक है, 2 हिस्से मिले और ये कहा गया कि तुम यहां का प्रशासन देखो, तुम यहां का प्रशासन देखो। ये तब तक राजा की बात सुनेंगे जब तक राजा मजबूत है, लेकिन जैसे ही राजा कमजोर होगा, ये सब यहां पर अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देंगे। सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां राजा के मजबूत होने पर तो सामंत ठीक चलते हैं, लेकिन जैसे ही राजा कमजोर होता है, सामंत अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं और यहां पर जनता का शोषण और बढ़ जाता है। ये किसानों का शोषण बहुत करेंगे, लोगों का शोषण बहुत करेंगे। तो मार्क्स ये कहता है कि ये भी चरण आता है जो सामंतवाद का। इसके बाद एक चरण आता है, इसको कहते हैं पूंजीवाद। फिर क्या चरण आता है, पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है, सब कुछ है धन। क्या है, सब धन। सबसे बड़ा है पैसा, कि तुम पैसा पैसा करती हो, ये है पैसा। हाँ, धन का मतलब है। तो हम देखो थोड़ा सा इसमें क्या है, धन का मामला क्या है। दुनिया में पूंजीवाद का मतलब क्या है, व्यापारियों का, जहां पर लाभ की बात होती है। कोई भी हम काम करेंगे लाभ देख के करेंगे, और यहां पर कुछ लोग अमीर होंगे और अधिकतर लोग गरीब होंगे। दुनिया भी इसी तरीके की है, कैपिटलिस्ट। एडम स्मिथ कहता है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खोलना चाहिए, मुक्त करना चाहिए, क्योंकि हर चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी चाहिए। अब इस अवस्था में कुछ लोग अमीर होते हैं, इन्हीं के पास कंपनी होगी, इन्हीं के पास फैक्ट्री होगी, और इनके पास होंगे मजदूर, और ये मजदूरों के ही दम पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनके पास होती है पूंजी। जिसके पास पैसा, उसके पास सब कुछ। तो पूंजीवाद में क्या होता है, कुछ लोग अमीर होते हैं, बाकी जनता गरीब होती है जो उनके यहां काम करती है, ठीक है। इसके बाद अगला चरण है साम्यवाद। ये क्या है, अब इसके बाद एक अवस्था की बात करते हैं साम्यवाद की। वो कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ। मार्क्स कहते हैं दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ और इन पूंजीपतियों के खिलाफ एक रक्त रंजित क्रांति कर दो, इनके खिलाफ खून बहा दो। अब समझना बात को, कहता है कि ये सारा शोषण पूंजीपति कर रहे हैं तुम्हारा, सबसे ज्यादा तुम्हारी संख्या है, ये तुम हो 90 और ये है 10।
लेकिन सारा पैसा किसके पास है? 10 लोगों के पास। और ये जो 90 लोग हैं ये केवल लेबर क्लास है। तो मार्क्स अपील करता है मजदूरों को। और ये अपील, आप ये बताइए कि जो व्यक्ति गरीब होगा, वंचित होगा, उसको अपील करेगी कि नहीं करेगी? उसको यही अपील करेगी कि हाँ यार ये सही बोल रहा है। इस अपील का सबसे बड़ा फायदा हुआ सोवियत संघ में, रूस में, जब 1917 में रूसी क्रांति सफल हुई, साम्यवादी क्रांति, जहां पर मजदूरों ने शासन को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो यह समझना है कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, जो उसके लेखन का तरीका है, वो यहां हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसके तहत क्या दिखाई देता है आपको? इस विचारधारा का योगदान यह रहा कि प्राचीन भारत की जो सामाजिक स्थिति, जो धार्मिक स्थिति थी, जो रीति रिवाज थे, उसका आर्थिक विश्लेषण किया गया मार्क्सवाद के तहत, कि जो भारतीय समाज की संस्कृति, समाज, सब कुछ पर पैसे का, अर्थ का आधार लगाकर विश्लेषण किया गया। और इसमें वैज्ञानिकता हमें बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो कुछ बातें लिख लो यहां पे। मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन कार्ल मार्क्स और एंजल्स के विचारों से प्रभावित है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन कार्ल मार्क्स और एंजल्स, ये दोनों दोस्त, कार्ल मार्क्स और एंजल्स के विचारों से प्रभावित है। इस लेखन में समाज को पांच हिस्सों में बांटकर देखा गया है। इस लेखन में समाज को 5 हिस्सों में बांटकर देखा गया है। 5 हिस्सों में बांटकर देखा गया है। पहला चरण आदिम साम्यवाद, पहला चरण आदिम साम्यवाद। दूसरा चरण दास्ता, पहला चरण आदिम साम्यवाद, दूसरा चरण दास्ता, तीसरा चरण सामंतवाद, चौथा चरण पूंजीवाद और पांचवा चरण साम्यवाद कहलाता है। अगला पॉइंट, इस विचारधारा का योगदान, इस विचारधारा का योगदान यह रहा है कि, इस विचारधारा के योगदान यह रहा है कि, यह रहा है कि प्राचीन भारतीय सामाजिक और धार्मिक विचारों, प्राचीन भारतीय सामाजिक और धार्मिक विचारों, रीति रिवाजों आदि का आर्थिक विश्लेषण किया गया है। रीति रिवाजों का आर्थिक विश्लेषण किया गया है। ठीक है, यह है मार्क्सवाद। ये अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये केवल एक आइडियोलॉजी बता रहे थे कि आपको कैसे इतिहास देखना चाहिए। और भी कई अप्रोच है। एक अप्रोच है सबल्टर्न, जिसको उपाश्रित कहते हैं। सबल्टर्न, कुछ लिखना नहीं है, केवल समझ लो। आज इतिहास लेखन अब ऐसा हो रहा है कि जो समाज में सबसे नीचे है,
उनको देखकर इतिहास लिखना। सबल्टन मतलब समाज के सबसे हाशिए पर बैठे लोग, जैसे जिनके ऊपर कभी बात नहीं उठाई गई, जैसे आदिवासी, जैसे छोटी जाति पे, जैसे महिलाएं, उनके ऊपर जब बातें नहीं उठाई गई तो उनके ऊपर इतिहास को लिखा जाना, ये क्या अप्रोच है? सबल्टन अप्रोच। इस अप्रोच से भी इतिहास लिखा जाता है। उसमें किसी राजा के बारे में नहीं बताया जाएगा कि आप ये राजा था, ये था। समाज को ये देखा जाएगा कि गुप्त काल का समाज कैसा था, लोग की स्थिति क्या थी, सामान्य वर्ग की स्थिति क्या थी, सामान्य वर्ग का रहन सहन क्या था, सामान्य वर्ग की महिलाओं की स्थिति क्या थी, सामान्य लोग कैसे जीवन को जीते थे। मतलब बिल्कुल निचले लेवल पर इतिहास लिखा जब जाता है तो उसको कहते हैं सबल्टन अप्रोच। ये भी आज के समय इतिहास इस पे भी लिखा जा रहा है, सबल्टन पे भी। तो ये एक हो गया बेस। अब हम लोग एंशिएंट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाषाण काल। आज कुछ नहीं बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है, केवल ये बता रहा हूं कि पाषाण काल क्या होता है। पता है कोई? आप लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बताइए पाषाण काल क्या होता है। मैं संवाद इसलिए अब धीरे धीरे आपके साथ थोड़ा सा मैं जो संवाद भी बढ़ाऊंगा, आप लोगों से भी पूछूंगा। हाँ, क्या है पाषाण काल? और अगला अवसर दीजिए इनको। बोलो, तुम बताओ पाषाण काल क्या है? जहां पत्थर ही महत्वपूर्ण होंगे, इसीलिए तो कह रहे पाषाण काल, जहां मानव के जीवन में पत्थर ही आधार बनाएगा। सबसे पहले मानव ने पत्थर को ही उठाया और उसी से जानवर मारा। बाद में पत्थर को उठाना मारना उसके लिए कठिन होता गया तो उसने छोटे छोटे पत्थर ढूंढे, वो पत्थर उसमें धार बनाने लगा और वो धार से ही जानवर को मारता था। तो पहले के मानव के लिए सबसे बड़ा आधार बना है पत्थर ने, इसलिए पाषाण काल कहलाता है। इस समय मानव के पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई सेंस नहीं है, वो केवल अपने आप को बचाना चाहता है, वो जीना चाहता है इस दुनिया में, और उस जीने के लिए उसका सहायक है पत्थर, इसलिए पाषाण काल कहलाता है। क्यों? है कि नहीं? पाषाण काल, पत्थर का काल। लोग कहते हैं कि तुम पत्थर के समान हो, स्टोन एज, है ना। और पाषाण काल में कई लेयर हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, ये 3 काल हैं। अभी आप देखेंगे जो पूरा पाषाण काल है वो लाखों वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के काल को माना जाता है पूरा पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है लाखों वर्ष पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 बीसी तक के समय को पूरा पाषाण काल मानते हैं। अब पूरा पाषाण काल में भी 3 हिस्से हैं। केवल अपने दिमाग में बिठाने, कुछ अभी समझाने ना, केवल ऐसे बता रहा हूं, पूरा पाषाण काल में भी 3 हिस्से हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, 3 हिस्से हैं। तीनों के अलग अलग लेयर्स हैं और तीनों में कुछ कुछ बातें हैं। ठीक है, यहां आप देखेंगे कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो प्रारंभ से लेकर 10 लाख ईसा पूर्व का काल है। मतलब जब धरती बनी, पहले धरती बनी आग का गोला थी, ठंडी हुई, पानी में जीव आए, धीरे धीरे वो ऊपर आए, फिर चीजें बढ़ती गईं, फिर पेड़ पौधे, मतलब धीरे 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 हम आगे बढ़े। फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का समय 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व का समय, 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 का समय। इस समय धारदार हथियार बना रहा है व्यक्ति,
सबसे पहले का जो काल है जिसको निम्न पुरा पाषाण काल कहते हैं, उस समय सोहन संस्कृति एक डेवलप हुई थी। आगे चर्चा करेंगे सोहन संस्कृति क्या है। वहां पर पत्थर के हथियार तो मिले बड़े बड़े भद्दे से, कोई उसमें छोटापन नहीं है, कट नहीं किया गया है। बड़े बड़े पत्थरों से लोग शिकार करते थे, जानवर को मारते थे, कभी कभी जानवर मारते मारते खुद भी घायल हो जाते थे। भाई पत्थर उठाया आपने, बहुत बड़ा पत्थर आपने उठाया, दूसरे को मारने के आपके ही पैर पे गिर गया। तो सोहन संस्कृति में आप देखोगे कि पत्थर के बड़े बड़े जो हथियार थे जिनका प्रयोग होता था। आगे चल के जब हम मध्यपुरा पाषाण काल में आते हैं तो यहां लोगों ने धारदार पत्थर के हथियार बनाए। पत्थर को उठाया, दोनों तरफ से इसकी ब्लेड को पतला किया और उससे जो है काम करना शुरू किया, धार बना दिया, जैसे चाकू में होती है धार। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं फलक संस्कृति। क्या कहते हैं? फलक। फलक 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 का मतलब होता है धार। कहते हैं कि इसके ऊपर फलक लगा दो। हाँ, फलक संस्कृति भी बोलते हैं जो, हाँ, जो पत्थर को जब हम ऐसा बनाते हैं कोर टाइप का, शार्प कर देते हैं, तो उसको कहते हैं फलक संस्कृति। तो यहां पे पत्थरों को धारदार बनाया गया, इसलिए इसको फलक संस्कृति कहते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है? उच्च पुरा पाषाण काल। इस समय पत्थर के औजार और ज्यादा धारदार हुए, इसलिए बोला गया ब्लेड। दो तरफ से तुमने देखा है ब्लेड, देखा है, सब नहीं देखा होगा, तो दोनों तरफ से ब्लेड होते एकदम पतले, इसलिए इसको कहते हैं ब्लेड संस्कृति। सब जगह पत्थर ही है, लेकिन पत्थर के हथियार बदल रहे हैं, है नहीं। और यहां धारदार जो हथियार थे जो पत्थर के, उनकी बहुत ज्यादा अधिकता मिलती है। ढेर सारे पत्थर के हथियार, वो भी धारदार, सब में धार लगी हुई, अगर आप छू तो हाथ कट जाएगा, ऐसे पत्थर। आज आपको पत्थर दे तो आप उस पर धार नहीं बना पाओगे, अभी आपको पत्थर ला के दे दो आप नहीं बना पाओगे। उस समय के लोगों को सोचो कि आवश्यकता हमेशा नई नई चीजों को सामने लाती है। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम मर जाओगे तो तुम कुछ भी कर जाओगे, लेकिन तुम्हें यह पता ही नहीं कि तुम क्या होगा तुम्हारा। जो लोग इसलिए अपना काम करते हैं कि नहीं अब मैं नहीं बचूंगा, तो वो जरूर पार हो जाते हैं, फिर वो अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं। एक कहानी सुनाता हूं, उससे तुम्हें समझ में आएगी बात। क्या हुआ कि एक बार एक जगह थी जहां पर 4 व्यक्ति थे, एक हिंदू ब्राह्मण, एक ईसाई के जो फादर, एक मौलवी साहब और एक थे सरदार जी। तो एक बीच में पड़ता था नाला, तो ये हुआ कि उसको कूद के ही पार करना था। तो सबसे पहले ये हुआ कि भाई हम लोग को पार करना है, हम लोग अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन कैसे पार किया जाए? तो सबने कहा अपने अपने आराध्य को याद करो जिसको तुम मानते हो, उसके बाद उसका नाम लेके कूद जाओ। तो सबसे पहले जो है, जो मौलवी साहब को कहा गया कि यार तुम्हारे अल्लाह में कोई शक्ति है कि नहीं, आज उसको चेक कर लेते हैं। तो मौलवी साहब ने अल्लाह को याद किया, केवल अल्लाह को ही याद करना है, और वो कूद गए, उस पार हो गए। उसके बाद ईसाई का आया, ईसाई ने कहा कि भाई जो जीसस प्लीज गिव मी मर्सी, दया करो, और तुरंत वो भी कूदे, वही पार हो गए। फिर तीसरा नंबर आया जो सरदार जी का, सरदार जी ने कहा वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह, कूद गए वो भी। अब आए जो पंडित जी का नंबर। तो पंडित जी से पूछा गया कि यार अब क्या करें, तो वो उन्होंने अपने मन में ही बात किया, ये सब तो कूद गए, अब मैं कैसे कूदूं। अब वो कूदने के लिए जैसे तैयार हुए, तुरंत उनको याद आया कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली देवता कौन है या देवी कौन है। अरे तुमको कूदना है, अभी यही कंफ्यूजन है कि किसको बुलाएं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि देवी जी जो हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, उन्हीं को बुलाना चाहिए। जैसे ही देवी जी बोले, उसके बाद अचानक याद आया कि हनुमान जी एकदम समय पे संकट पे वही सहायता करते, संकट मोचन होते हैं वो। कूदते समय उनके दिमाग में 3-4 लोगों के विचार आए, और वो कूदते समय ही ये सारे विचारों में खोए थे, अचानक उस नाले में गिर गए और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तो ऊपर पहुंचे
तो ऊपर उनसे उन्होंने जब अपनी बात रखी कि देवताओं के सामने कहे यार कि बताओ आप लोग की पूजा करते करते हमारे कोई फायदा नहीं हुआ। तो हनुमान जी आए, उन्होंने कहा ऐसा है, मैं तैयार हो रहा था तब तुमने मुझको बुलाया, लेकिन अगले ही सेकंड तुमने ये कहा कि भाई जो शंकर भगवान तो वो आ रहे थे। तो तुम्हारे समय तुम्हारे पास जो है ना वो रुकने की क्षमता नहीं थी, किसी एक को बुलाओ। इसीलिए कहते हैं कि सभी धर्मों का मूल एक है, ईश्वर एक है। ये ऐसे नहीं कहा गया है, ये पूरी फिलॉसफी है ईश्वर को लेकर कि ईश्वर एक है ही। हमें अपनी मान्यताओं को सही करना पड़ेगा, और जब हमारी मान्यताएं सही होंगी तो हम सही होंगे, और जब हम सही होंगे तो हमें लक्ष्य मिलेगा। इसलिए जब एक साध्य के लिए आप यहां पर आए हैं तो उसके पीछे एकदम पीछे पड़ जाइए, तो वो आपका गोल आपको मिल के रहेगा। और अभी बीच में आपने कहा ये फिर ये फिर ये, तो पता चलेगा उसी तरह से नाले में कूदना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पार होना तो सीधे देखिए, फोकस, और अगर आप सीधे फोकस देखेंगे तो आपको जरूर लक्ष्य मिलेगा। अगर लक्ष्य चाहिए तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, इधर उधर मत करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इस पे थोड़ा सा नोट डाउन भी करेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीजें आई, ठीक है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।